हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 9, धातु एवं धातु कर्म, मेटल्स एवं मेटलर्जी। ठीक है। तो इस अध्याय को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो माइंडसेट बना के बैठिए कि आज मुझको ये पढ़ना है, पाठ को जितना हो उतना ख़त्म करना है, ऐसा। तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और नोट नहीं करेंगे तब तक के उठना नहीं है, ऐसा सोच करके बैठिए, तभी आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे धातु के बारे में और धातु कर्म। धातु कर्म मतलब धातुओं को प्राप्त कैसे किया जाता है। फैक्ट्री वगैरह जैसे कारखाने कौन कौन सी स्टेज से होकर के गुजरते हैं। ठीक है। जैसे कि बीएसपी है, तो बीएसपी में लोहा कैसे बनता है, किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरता है, उस बारे में जानेंगे। अब धातु के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग पदार्थ को, कोई भी चीज़ है वो क्या है, पदार्थ ही है। ठीक है। तो पदार्थ को दो रूप में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ, बोलेंगे शुद्ध पदार्थ, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ठीक है। और दूसरा है मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो आप लोग, मिश्रण। तो अभी तो हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ना नहीं है, इसको आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को हम लोग और किस न किस में बांट सकते हैं। एक तो होता है तत्व, एक तो होता है यौगिक। तो तत्व किसको बोलते हैं। तो तत्व आप लोग पढ़े हो कि तत्व ऐसा शुद्धतम पदार्थ है जिसे और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इसको हम लोग और छोटे भाग में नहीं तोड़ सकते, इसलिए ये क्या है, हमारे तत्व हैं। ठीक है। या दूसरा परिभाषा ये भी बोला जाता है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से ही मिलकर बना रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से ही मिलकर बना रहेगा, ये कहलाएगा। ठीक है। तत्व को हम लोग फर्दर और बांट सकते हैं। पहला धातु और दूसरा क्या है, अधातु। यौगिक के बारे में नहीं बताया आप लोग को। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया करा के, तो क्या बनता है, हमारा यौगिक बनता है। ठीक है। तो यौगिक के बारे में तो अभी फिलहाल पढ़ना नहीं हमको है, मिक्स है, लेकिन स्पेशली यौगिक के बारे में नहीं, हमको धातु के बारे में पढ़ना है। और धातु में ही आपका आ जाएगा यौगिक। ठीक है। तो धातु और अधातु, तत्व को भी दो भागों में बांटा जाता है, धातु अधातु, और एक और होता है उपधातु, वही होता है जिसको आप लोग आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त सारणी वाले पाठ में पढ़े हो। ठीक है। तो ये धातु जो है इसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले। धातु क्या होता है, उसका क्या क्या रासायनिक गुण है, भौतिक गुण है, और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अधातु के बारे में आप लोग अगले पाठ में जो पढ़ोगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यही चीज़ हमको शुरू में बताया गया, जो चीज़ मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। ठीक है। तो अब बात आती है धातु के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। पहले तो गुणों के बारे में पढ़ेंगे ना। धातु धातु को हम लोग जानेंगे कैसे, उसके गुणों के आधार पर ही जानेंगे। हाँ, ये ऐसा गुण है तो ये धातु है, ऐसा गुण है तो ये अधातु है। तो उसके गुणों के आधार पर जानेंगे हम लोग। तो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ोगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या भौतिक गुण है उसके बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ भौतिक गुण ले लिए हैं। तो धातुएं क्या होती है, आघात वर्ध्य होती है। आघात वर्ध्य मतलब कि इसको, जैसे कि लो मोटा सा है, अगर सोना है, ठीक है, इसको हम लोग पीटेंगे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 पतला 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 होकर के पतला चादर जैसे बन जाएगा। ठीक है। तो पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसी को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्य बोलते हैं। ठीक है। सोना व चांदी जो धातुएं हैं वो सर्वाधिक आघातवर्धी होते हैं। आघात मतलब पीटना, आघात लगता है ना, उसको आघात देते हैं हम लोग, चोट करते हैं, चोट करते हैं तो वो फैलता है। वर्ध्य मतलब उसको सहता है, तो वो सह सकता है, टूटता नहीं है। ठीक है। ये फैल जाता है, तो ये क्या कहलाता है, सोना क्या है हमारा, आघातवर्ध्य है। मतलब कि धातु क्या है, आघातवर्ध्य है, जिसमें से सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्ध्य होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ग्राम चांदी से 2 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। वैसे तार खींचना भी एक गुण है। ठीक है। वैसे ही सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है, ये तो आप लोग सभी जानते हो। धातुओं में उच्च घनत्व होता है। उच्च घनत्व मतलब कि आप लोहा को ही देख सकते हो, लोहा कितना घना रहता है। ठीक है। उसको हम लोग आसानी से फैला नहीं सकते, उसको गर्म करना पड़ता है। तो घना मतलब क्या,
उसके जो अणु है वो पास पास रहते हैं, वो ठोस रहता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो सभी जितने भी धातुएं हैं वो क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है। तो आप लोग पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो। और जिसमें से चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये था कुछ आपका भौतिक गुणधर्म जिसको आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये जो गुण हैं, ठीक है, ये अधातु में भी ना हो। कुछ कुछ जो गुण है वो अधातुओं में भी होती हैं। तो जैसे कि सभी धातुएं ठोस होती है, सभी धातुएं ठोस नहीं होती, धातुएं अधिकतर ठोस होती है। लेकिन पारा वगैरह जो है वो थोड़ा सा अपवाद है। पारा क्या है, द्रव में रहता है। वैसे ही ठोस भी अधातुएं भी क्या रहती है, ठोस में पाई जाती है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी तो अधातु हो गया। ठीक है। लकड़ी क्या, लकड़ी अधातु भी नहीं है, ये तो एक पदार्थ हो गया। तो कुछ धातुएं जो है ठोस द्रव दोनों अवस्था में पाई जाती है, और अधातु जो है वो भी ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधिकतर जो अधातुएं वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो दोनों का भौतिक गुण तो कई मिलता जुलता भी रहता है, लेकिन उसको हम लोग अलग कैसे करेंगे, उसको हम लोग उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अलग करेंगे। रासायनिक गुण मतलब कि किस चीज़ से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यही धातुओं के रासायनिक गुण हैं। यही धातु और अधातु में अंतर हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका रासायनिक गुण क्या है। यहाँ मैंने बुक का कटिंग ले लिया है। तो भौतिक गुण में बहुत सारी समानताएं होती है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग उसके रासायनिक गुणों में भी जाना पड़ेगा। ठीक है। तो रासायनिक गुणों में क्या होता है, किस चीज़ से कितना क्रिया करता है, इसको हम लोग जानेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका इतिहास क्या रहा है, अलग अलग धातुओं का इतिहास क्या रहा है। अलग पिछले मतलब कि सबसे पहले कौन सा धातु का खोज हुआ, फिर किसका खोज हुआ, फिर किसका खोज हुआ, ये अगर हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो हम लोग धातुओं के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। जैसे कि सोना, सोना जो है लगभग स्वतंत्र अवस्था में रहता है। वो सर्वाधिक उत्कृष्ट धातु, आप लोग पढ़े हैं, उत्कृष्ट धातु है। और सोने का जो खोज है वो 6000 साल पहले हो चुका था। ठीक है। तो सबसे पहले सोना हुआ था, तो सोना सबसे पहले हुआ था, इसका मतलब क्या था, सोना जो है, अब हम लोग जान रहे हैं कि सोना जो है क्या है, उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु मतलब किसी भी चीज़ से क्रिया नहीं करता, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो अगर सोने को खदान से हम लोग प्राप्त करते थे, वो तो किसी भी चीज़ से मिला हुआ नहीं रहता था, वो सीधा सीधा हमको मिल जाता था और उसको हम लोग उपयोग में ला लेते थे। ठीक है। इसलिए इसका उपयोग पहले ही शुरू हो गया था। उसके बाद तांबा, तो तांबा कुछ कुछ चीज़ों के साथ पाया जाता है, जैसे कॉपर सल्फाइड, ये सब चीज़ के साथ पाया जाता है, CuSO4। तो क्या है, इसको इससे सल्फर से अलग करना पड़ेगा, सल्फेट से अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो अलग करने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए, इसलिए इसका जो खोज उसके बाद हुआ। वैसे ही चांदी हुआ, फिर लेड हुआ, फिर टीन हुआ, ऐसे ऐसे करते करते लोहा हुआ, और फिर लास्ट में एल्यूमिनियम वगैरह जो हुआ, सोडियम एल्यूमिनियम, ये तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु हैं ये सब। ठीक है। आप लोग पढ़े हो पिछली कक्षाओं में, बहुत क्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। जैसे सोना पाया जाता है, ठीक है, ये किसी न किसी धातु के साथ मिक्स होकर के ही रहते हैं, यौगिक बना करके ही रहते हैं। तो यौगिक बना करके हैं तो इसको फिर अलग करना पड़ेगा ना भाई। तो अलग करने पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो पहले ज़माने में तो इसकी सुविधा थी नहीं, इसलिए इसका जो खोज है वो क्या हुआ, बहुत बाद में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग को धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि धातुओं के जो रासायनिक गुण है वो कैसे हैं। ठीक है। जो ज़्यादा क्रियाशील है वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ऐसी सिंपल, जैसे कि सोना पड़ा है तो सोना ले लो, ऐसा नहीं। ठीक है। तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोना मिल जाता है हमको आसानी से। ठीक है। हालांकि ये भूपरपट्टी जो ज़मीन के अंदर हो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन ये सीधे सीधे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, इवन दो वो लोहा भी है, लोहा भी क्या है हमारा दली राजा से प्राप्त होता है, आप लोग देखते हो। तो उसको भी हम लोग दली राजा से ला के सीधा यूज़ कर लेते हैं क्या, उसको पहले हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद पिघलाते हैं। पिघला करके हम लोग क्या करते हैं, उसका रॉड वगैरह जो भी चीज़ बनाना है लोहे की चीज़, उसके रूप में हम लोग उसको परावर्तित करते हैं। ठीक है। परिवर्तित करते हैं। तो लोहा भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, तो कितना सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, इसलिए इसका जो खोज है वो बहुत बाद में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
तो अभी अभी मैंने बात किया सक्रियता श्रेणी की, तो सक्रियता श्रेणी में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आप लोग कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी किसको बोलेंगे? अगर धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग पढ़े हो पिछली कक्षा में, क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? एक अभिक्रिया लिख के बताता हूँ मैं। CuSO4 प्लस Zn, ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, ZnSO4 बना लेगा। और Cu को क्या कर देगा? ये अलग कर देगा, ठीक है, विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो जिंक है वो कॉपर से क्या है? अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसको हटा दे, अधिक ताकतवर है बोल सकते हैं। तो जिंक जो कॉपर से अधिक ताकतवर है या क्रियाशील है, तो उसका स्थान ले लेता है और कॉपर को हटा देता है। भाई तो यहाँ से जा, मैं इस यहाँ पे रहूँगा, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसे ही अगर धातुओं का क्रियाशीलता के आधार पर उसको अगर एक बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए, ठीक है, घटते हुए क्रम में, सॉरी, घटते हुए क्रम में जमाया जाए, ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम मतलब कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद कम क्रियाशील नीचे, फिर कम क्रियाशील नीचे, फिर कम क्रियाशील नीचे, ऐसे करते करते जमाया जाए तो एक श्रेणी बनती है जिसको क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इसको आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। तो यहाँ जो लिथियम है, अगर ऐसा जमाया जाए तो लिथियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हमको मिलता है, ठीक है। फिर आता है पोटेशियम, सोडियम। सोडियम को आप लोग जानते हो मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। थोड़ा सा भी इसको वातावरण मिला, नमी मिला तो ये क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है उससे, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे तो जो प्लेटिनम है वो सबसे कम अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु हमको मिलती है। तो इस तरह इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद भी रखिएगा, इसको नोट भी करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अब आते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया में आ जाते हैं हम लोग। सक्रियता श्रेणी पढ़ लिए, धातुएं कैसे क्रियाशील होती है उसको पढ़ लिए। अब देखते हैं धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रासायनिक गुण के बारे में। तो वायु में दहन करने का मतलब क्या है? आप सभी जानते हैं जो ऑक्सीजन जो है वो क्या है? जलने में सहायक है, ये जानते हो ना आप लोग। तो भाई धातुओं को वायु में दहन करना, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? उसका हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। और धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। ये सब आप सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ हो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो वैसी धातुएं भी क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Na का क्या होता है? प्लस होता है और O का 2 माइनस होता है। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया ऑक्सीजन का, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त हैं, तो इसमें 4 सोडियम चाहिए, तभी इसको क्या करेगा? मिल करके दोनों आपस में यौगिक बनाएगा। तो इसको भी 4 करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो अब फर्दर इसको अगर हम लोग पानी के साथ क्रिया करें, 2Na2 है वो उसको, तो क्या बन जाएगा हमारा? 2NaOH आ जाएगा। खैर ये वाला तो अपना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती हैं। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। वायु में दहन करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के लिए क्या किया जाता है? सॉरी, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनता है हमारा? ऑक्साइड बनता है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो पोटेशियम है या सोडियम है, ये सब धातुओं को, लिथियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ एकदम जैसे ही वातावरण में लाएंगे ना, फट से क्रिया कर लेता है, फट से जल जाता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल वगैरह में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। आप समझ आया ना आप लोगों को क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। हल्का सा भी अगर ऑक्सीजन यहाँ पे मिला उनको तो वो उसके साथ क्रिया कर लेंगी और जल जाएंगी। वैसे ही जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बनाया? सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में डुबा देंगे या पानी के साथ क्रिया करा देंगे तो क्या बना लेता है? क्षार बना लेता है। तो ये भी एक गुण हो गया हमारा, अम्ल और क्षार वाला, ठीक है। वैसे ही पोटेशियम भी है,
पोटेशियम का आप लोग ट्राई करके देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम के साथ होने वाली क्रिया का रासायनिक अभिक्रिया संतुलित समीकरण लिखिए। जैसा कि सोडियम का लिखा ना, वैसे पोटेशियम का लिख के देखना। तो ठीक है, ऐसा ही एक धातु है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, हवा में जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ तो धीरे धीरे क्रिया करता है, ऐसे खोल देंगे ना तो धीरे धीरे क्रिया करेगा। लेकिन अगर इसको गर्म कर देते हैं, ठीक है, इसको हल्का सा आग मिल जाएगा, तो क्या होता है कि ये तेज़ी से जलने लगता है। इसलिए इसका उपयोग पटाखे वगैरह में किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हम लोग इसको जलाते हैं, जलाएंगे तो क्या होगा, ये तेज़ी से क्रिया करने लगेगा तो हमको इसका विस्फोट दिखने लगेगा। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जो जिंक है, लेड है और एल्यूमिनियम है, यहाँ पे उसका लिखा गया है, इसको इधर लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूँ प्लस, ये प्लस है, और O2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा हमारा 2ZnO। ठीक है, वैसे एल्यूमिनियम भी है, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, तो ऑक्साइड ही बना रहा है। ठीक है, 3 ऑक्साइड इसलिए ट्राईऑक्साइड हो गया। यहाँ ZnO है तो जिंक ऑक्साइड हो गया। तो इसी तरह जो धात्विक ऑक्साइड है, जो वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब क्या है, क्षार जो है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और पानी बनाता है। ये हम लोग जानते हैं, अम्ल और क्षार वाले पार्ट में आप लोग पढ़े हो। क्या होता है, अम्ल धन क्षार बराबर लवण धन पानी, ये होता है। तो जब हम लोग धातुओं का जो ऑक्साइड आया उसको भी अगर जब ऐसी क्रिया कराए, ठीक है, ऑक्साइड मिला हमको, उसको भी अम्ल के साथ क्रिया करके क्रिया कराए तो हम लोग को क्या मिला, लवण और पानी प्राप्त हुआ। तो इससे हम लोग को ये निष्कर्ष मिला कि जो धातुएं के जो ऑक्साइड है वो क्या है, क्षार की भांति कार्य करता है। जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, वो क्षार की भांति क्या करती है, कार्य करती है। इसीलिए अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और पानी। सेम देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अभिक्रिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, यहाँ ट्राईऑक्साइड है सॉरी, और पानी बना रहा है। वैसे ही एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट और पानी बना रहा है। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ दिखा है कि कॉपर के जो दहन है वो नहीं होता, लेकिन धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। तो चांदी और सोना तो क्या है, हमारा उत्कृष्ट धातु है। जो Au है और Ag है वो क्या है, उत्कृष्ट धातु है। इसलिए ये ज़्यादा क्रिया नहीं करती किसी भी चीज़ से, बहुत कम क्रिया करती। इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, आप लोग जानते हो। चलिए, अब धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया तो देख लिए, ठीक है, वायु से अभिक्रिया देख लिया। अब देखते हैं जल से अभिक्रिया, जल से कैसे क्रिया करता है उसको। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, जिसमें OH भी लगा रहता है। धातु के साथ क्या लगा रहता है, OH, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। और अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा बाहर की ओर निकालता है। तो जब बाहर की ओर ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जबकि ऊष्मा शोख लेता है, जब बाहर से हम लोग अगर ऊष्मा देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी क्या होती है। तो जो एक आत अभिक्रिया इसमें दिया है उसको देख लेते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम जो है वो ठंडे जल के साथ क्रिया करके H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकलती है, उसके साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम जो कि कम अभिक्रियाशील धातु, वो भी ठंडे जल के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। लेकिन अगर उसको पानी को गर्म कर दिया जाए या वाष्प के साथ उसको ला लिया जाए, ठीक है, तो तेज़ी से अभिक्रिया करने लग जाती है। और मैग्नीशियम क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, जैसे कि ये है। तो बनी हुई हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बची हुई धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः धातु तैरना आरंभ कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, मैग्नीशियम जब पानी से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, MgOH2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्या बुलबुले के रूप में निकलेगी ना, अंदर से निकलेगी। तो ये निकलता है तो क्या होता है, इसी के साथ चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, उसी के साथ तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है और लोहा है, ये धातु ना तो
ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ, लेकिन जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। जल वाष्प भी तो एक प्रकार का जल ही है ना। जल वाष्प मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। और धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो सेम वही, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ एल्यूमिनियम जो है वो पानी के जो भाप है उसके साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो हाइड्रोजन गैस सभी में मुक्त हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे लोहा भी क्या कर रहा है, पानी के साथ क्रिया करके Fe2O3 बना रहा है, मतलब कि ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या करती है, हाइड्रोक्साइड बना लेती है तुरंत, लेकिन जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो क्या करती है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस सभी छोड़ते हैं, ठीक है। और सामान्य तापमान पर तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये सब तो उत्कृष्ट धातुओं के अंतर्गत भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जल के साथ अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो अम्ल आप लोग जानते हो, अम्ल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल बोलते हैं। और जो खट्टा होता है ये भी बोल सकते हो। तो हम जानते हैं धातुएं क्या है, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये तो सभी जानते हो। ये धातुएं क्या है, जो तनु अम्ल मतलब कि जिसमें थोड़ा सा पानी भी मिला हुआ हो, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, संगत लवण बना लेता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो मैग्नीशियम है, जिंक है, लोहा है, ये सब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, उसको आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, Mg प्लस HCl, तो यहाँ क्या होगा, MgCl2 प्लस H2। तो आप लोग को इसको संतुलित करना है। तो देखिए आप लोग, Mg का क्या होता है, 2 प्लस होता है, ठीक है, 2 प्लस होता है इसलिए। लेकिन क्लोरीन का क्या होता है, एक माइनस होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्लस होता है। तो MgCl के साथ क्रिया करेगा, तो दोनों को मिलने के लिए, ये क्लोरीन तो एक है, मैग्नीशियम 2 है, तो क्लोरीन 2 चाहिए ना भाई, तो MgCl2 हो जाएगा प्लस। अब इसको बैलेंस करना है हमको, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में रहता है, सिंगल अवस्था में अगर रहे तो, सामान्य अवस्था में। तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखने पड़ेगा, 2HCl। तो Mg प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस H2। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, अभिक्रिया बनेगा। आप लोग जिंक और लोहे का ऐसे ही लिख के देखेंगे। तो चलिए और देखते हैं, क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। सक्रियता श्रेणी में अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की ओर जाने पर अम्ल के साथ क्रियाशीलता कम होती जाती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब बोलूँ हम लोग आएंगे, तो ऊपर वाला जल्दी क्रिया करेगा, अम्ल के साथ तेजी से क्रिया करता है, जबकि नीचे वाला धीरे धीरे क्रिया करता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करता है, कम अभिक्रिया करता है। इसीलिए सोना और प्लेटिनम जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। वैसे तांबा है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और पानी बनाता है। 3 चीज़ें बनाती हैं। तो जैसे कि ये हो गया कॉपर प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये क्रिया करेगा क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाया, ये उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और पानी बनाया, ठीक है। सोना और प्लेटिनम जो धातु और तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करती है, अम्लराज, जिसको हम लोग एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अम्लराज क्या होता है, मतलब सोना जो है वो डायरेक्टली अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता, ये अम्लराज के साथ ही क्रिया करता है। तो अम्लराज किसका होता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। मतलब अगर 3 गिलास HCl लेंगे तो 1 गिलास क्या लेंगे हम लोग, HNO3 लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा अम्लराज। तो अम्लराज पूछा भी जाता है किसे कहते हैं, तो 3 भाग HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल ही क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। और अम्लराज सोना और प्लेटिनम धातु से क्रिया करता है और किसी से नहीं करता। मतलब कि सोना और प्लेटिनम धातु में अम्लराज से ही क्रिया करेंगी और किसी से नहीं करेंगी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग पढ़ लिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब पढ़ेंगे हम लोग धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इतना ही करके रखिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही करते हैं। थैंक यू।